हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अंदर हम पूर्व अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने निदान के बारे में पढ़ा था। अब ये जो निदान है, पूर्व रूप है, ये सभी निदान पंचक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो निदान पंचक क्या है? निदान पंचक रोग के ज्ञान के लिए हम करते हैं। अगर आप किसी भी रोग का आपको ज्ञान करना है तो आपको निदान पंचक का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले चैप्टर के अंदर परीक्षा के बारे में बात करी थी। परीक्षा मतलब डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए हम परीक्षा करते हैं। और वो परीक्षा दो तरीके की होती है, एक रोग की परीक्षा, एक होती है रोगी की परीक्षा। अब रोगी वाली परीक्षा के लिए तो हमने वहां पर बात कर ली थी कि त्रिविध, षडविध, अष्टविध, दसविध। ठीक है, रोग परीक्षा बची थी। रोग परीक्षा के अंदर हमें निदान पंचक के बारे में वर्णन करना था, जिसमें से हम निदान के बारे में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पूर्व रूप के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब पूर्व रूप तो पहले बताया गया है कि पूर्व रूप की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि निदान से भी हम यहाँ पर रोग का ज्ञान कर रहे थे, लेकिन और भी ज्यादा उस रोग के ज्ञान को पुष्टि करने के लिए हम पता कर सकते हैं कि यही उसको रोग है, तो उसके लिए पूर्व रूप को जानना आवश्यक होता है, रूप को भी, उपसय को भी, संप्राप्ति को भी। यही बात लिखी है कि अकेले निदान से रोग विनिश्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल निदान से, मतलब कारण से ही आप कह रहे उस निदान का एग्जामिनेशन डायग्नोसिस कर लो। रोग का अगर आपको सापेक्ष निदान करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पूर्व रूप की भी, रूप की भी, उपसय की भी, संप्राप्ति की भी और रूप की, इन सभी की आवश्यकता होती है। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द आया है सापेक्ष निदान। सापेक्ष निदान क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये आपने हिस्ट्री टेकिंग में सुना होगा। सापेक्ष निदान या डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? जब भी आप क्लिनिक में बैठोगे और पेशेंट आपके पास आएगा तो वो बहुत सारे सिम्टम बताएगा कि मेरे पैरों में दर्द है, कंधे में दर्द है, मुझे नींद आती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम बताएगा। तो उन सिम्टम्स के आधार पर आप एक साइन पता करोगे, मतलब आप उस डिजीज को फाउंड आउट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो एक सिम्टम्स है वो बहुत सारे डिजीज में होता है। तो इसलिए क्या करा जाता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस करा जाता है। ठीक है, तो यह होता है सापेक्ष निदान। फिर हम बात करते हैं परिभाषा की। तो यहाँ पर तीन आचार्यों ने पूर्व रूप के बारे में बात किया है कि आचार्य चरक अनुसार, आचार्य माधव और आचार्य सुश्रुत। वैसे तो और भी आचार्य है, ठीक है, आचार्य पराशर भी है, ठीक है, आचार्य बागवती है, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों की आपको डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल आप एक ही करो, मैं चाहता हूँ आप तीनों की करो, क्योंकि तीनों की काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसलिए तीनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद करनी चाहिए। जैसे पहले हम बात करते हैं आचार्य चरक अनुसार। आचार्य चरक के अनुसार व्हाट इज पूर्व रूप? पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, यानी कि व्याधि के उत्पत्ति के पहले जो लक्षण आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व रूप कहते हैं। देखो भाई, अगर व्याधि के बाद आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? रूप कहलाएंगे, लेकिन अगर व्याधि के पहले आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पूर्व रूप कहलाएंगे। बात को समझो एक तरीके से। देखो, जैसे व्याधि है, अगर व्याधि के बाद लक्षण आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? रूप कहलाएंगे। और व्याधि के अगर पहले लक्षण आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? पूर्व रूप कहलाएंगे। इतनी इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? कि व्याधि के जो पहले लक्षण आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर पूर्व रूप कहते हैं। तो व्याधि के उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण। इसके बाद हम बात करते हैं आचार्य माधव निदान के अनुसार पूर्व रूप। तो स्थान संश्रयानि कुद्रम भावी व्याधि प्रबोधकम दोषम कुर्वन्ति या लिंगम पूर्व रूप तथा उच्यते। तो यहाँ पर बताया गया है कुपित होकर, मतलब कुपित क्या है? जो दोष है वो कुपित होकर स्थान संश्रय को प्राप्त होते हुए दोष भावी व्याधि, मतलब होने वाली जो व्याधि का ज्ञापन कराते हैं, मतलब ज्ञान कराते हैं, और जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं वे लक्षण ही पूर्व रूप कहलाते हैं। देखो, ये कुछ इस तरह से उन्होंने बताया गया है। देखो, पहले क्या होंगे? दोष प्रकोपित होंगे। ठीक है, दोष कैसे प्रकोपित होते हैं? जब भी आप निदानों का सेवन करते हो तो दोष प्रकोपित आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, जब दोष प्रकोपित होते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं? वो जाते हैं स्थान संश्रय में। ठीक है, वो जाते हैं स्थान संश्रय। अभी समझाऊंगा इसको भी, आप टेंशन मत लीजिए। स्थान संश्रय कहाँ से आ गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्थान संश्रय में जाते हैं। और स्थान संश्रय क्या है? मतलब एक स्थान बनाते हैं। स्थान कहाँ पर बनाते हैं? मतलब जहाँ पर दोष और दूसरे का समूर्छना होती है ना, दोष और दूसरे। देखो, दोष जब प्रकोपित होते हैं वो किससे मिलते हैं? दूसरे से मिलते हैं, यानी दोष दूसरे क्या करते हैं? आपस में समूर्छना बनाते हैं। अभी जो दोष दूसरे समूर्छना बना रहे हैं वो कहाँ पर बना रहे हैं? जहाँ पर स्थान मिलेगा। स्थान कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर क्षय वैगुण्य होगा। ठीक है, खाली स्थान होगा। ठीक, तो वहाँ पर, तो इसी कारण क्या होती है? इसी स्थान संश्रय की वजह से हमारे सूर्योदय की दृष्टि हो देखने को आपको मिलती है। बात ये नहीं है, बात ये थी कि जो ये स्थान संश्रय मिला है, इस स्थान संश्रय में
मतलब जब दोस्त प्रकोपित होकर स्थान संचरण में जगह बनाते हैं तो वहाँ पर इसकी वजह से जो लक्षण आते हैं वही क्या कहलाते हैं, पूर्व रूप होते हैं। आया बात समझ में? देखो एक बार मैं आपको आचार्य सुश्रुत की बताता हूँ। आचार्य सुश्रुत की हमारी षड क्रियाकाली 6 अवस्थाएं होती है। संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रसर होता है एंड स्थान संचय होता है। ये जो स्थान संचय है ये वाली स्टेज, ठीक है, स्थान संचय एंड व्यक्त होता है, भेद होता है। क्योंकि ये किसने, ये जो बताया गया है वो इस तरह से बताया गया है कि जब दोष है, जब दोष स्थान संचय में जाते हैं तो स्थान संचय में जाके क्या होते हैं, इसी स्थान संचय में हमारे जो दोष है वो दूसरे के साथ समूर्छना करता है। ठीक है, दोष दूसरे के साथ क्या करता है, समूर्छना करता है। तो इसकी वजह से इस स्टेज में जो यहाँ पर लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसी के कारण यहाँ पर क्या आता है, हमारा पूर्व रूप के लक्षण देखने को मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक, देखो पहले हमने एक बेसिक संप्राप्ति क्या देखी थी निदान के अंदर, कि जब भी आप निदान का सेवन करते हो तो दोष प्रकोपित होते हैं। दोष किसके साथ मिलते हैं, दूसरे के साथ मिलते हैं। जब दोष दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, दोष दूसरा समूर्छना। अब दोष दूसरे के साथ क्यों मिल रहा था, क्योंकि वहां पर क्षय वैगुण्य था, मतलब कोई ना कोई खाली स्पेस देखने को आपको मिल रही थी। ठीक है, अब जब यहाँ पर इसके साथ मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, वहां पर स्थान संचय करेंगे। मतलब जहां पर खाली स्पेस मिलेगी वहीं पे तो दोष रुकेंगे ना, वहीं पे तो अपना स्थान बनाएंगे, और स्थान बनाने के बाद क्या करेंगे, वहां पर लक्षण उत्पन्न करेंगे, देन वो व्याधि जनरेट करेंगे। समझ रहे बात को? यही इसकी कंडीशन थी। अब देखो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए। तो देखो स्थान संचरण कुद्रम भावी व्याधि प्रबोधकम, तो क्या बताया गया है कि जब जो कुपित हुए जो दोष है, दोष कुर्वंती या लिंगम पूर्व से, मतलब जो कुपित हुए जो दोष है ना वो स्थान संचरण में जाते हैं, और स्थान संचरण में जाने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ उसमें लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ही, उस लक्षण के उत्पन्न होने की वजह से क्या आते हैं, पूर्व रूप आते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जो कुपित दोष है वो स्थान संचरण को प्राप्त होते हैं, और जो भावी व्याधि को ज्ञात कराने वाले लक्षणों को उत्पन्न कराते हैं। मतलब जो व्याधि होने वाली है ना, तो उन लक्षणों को कौन उत्पन्न कराता है, पूर्व रूप। ठीक है, तो समझ रहे बात को? तो यहाँ पर बताया गया है कि दोष प्रकोपित होते हैं, स्थान संचरण में जाते हैं, और स्थान संचरण में जाने के बाद क्या करते हैं, वो स्थान संचरण जाने के बाद वो कुछ यहाँ पर लक्षण उत्पन्न करते हैं, वही क्या होते हैं, पूर्व रूप होते हैं। और यही जो पूर्व रूप लक्षण होते हैं, जो व्याधि होने वाली है उसका हमें ज्ञात कराती है। समझ रहे बात को? यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि षट क्रियाकाल। षट क्रियाकाल या इनको हम बोलते हैं चिकित्सा के 6 अवसर। ठीक है, चिकित्सा के 6 अवसर क्यों बोलते हैं कि जो मैंने अभी आपको 6 स्टेज बताई थी, इनमें आप किसी में ट्रीटमेंट कर दोगे तो वो व्याधि में कन्वर्ट नहीं होती है। अब देखो, तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि चतुरावस्था होती है, चतुर्थ अवस्था होती है, यानी स्थान जो संचय अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, जो आपके दोष होता है, जो दूसरे होता है, इनका समूर्छन होता है। जब दोष और दूसरे का समूर्छन होता है तो इसी स्टेज में क्या आते हैं, हमारा पूर्व रूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि जो स्थान संचय होता है, ये स्थान संचय क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोष और दूसरे समूर्छन हुआ। भाई दोष दूसरे समूर्छन कहाँ पर होगा, जहाँ पर क्षय वैगुण्य मिलेगा, खाली स्पेस मिलेगा, वहीं पर तो दोष अपना स्थान बनाएंगे, जिसको हम स्थान संचय कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसमें उसकी लक्षण कुछ वहाँ उसकी वजह से कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसी को हम पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ दो नोट पॉइंट करने के कि जो दोष और दूसरे दोनों की दृष्टि में रखकर उभय आश्रित चिकित्सा करना है। मतलब यहाँ पर क्या करना है, दोष को भी देखना है और दूसरे को भी देखना है, कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है और उस दोष ने कौन से दूसरे को प्रकोपित किया है, तब जाके आपको चिकित्सा करनी है। फिर इसके बाद बताया गया है कि कई पूर्व रूप ऐसे होते हैं जिनमें दोष दूसरे का समूर्छन होती ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो, सर जब दोष दूसरे की समूर्छना ही नहीं होगी तो यहाँ पर व्याधि कैसे हो सकती है। ठीक है, भाई व्याधि कैसे होती है कि निदानों का सेवन करते हो, दोष प्रकोपित करते हो, फिर दोष दूसरे का समूर्छन होता है। ठीक है, दोष दूसरे का समूर्छन देखने को मिलता है, देन लक्षण उत्पन्न होते हैं, देन रोग उत्पन्न होता है। लेकिन अगर दोष और दूसरे की समूर्छना नहीं हुई तो यहाँ पर फिर आपको रोग कैसे हो सकता है, देखो इसको भी मैं बताता हूँ अभी। देखो, तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे पूर्व रूप होते हैं जिनमें दोष दूसरे की समूर्छना नहीं होती है, जैसे कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है, इसमें कोई भी दोष दूसरे का समूर्छना नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता है कि जो दोष है, रोग है, जो व्याधि है वो कैसे हो रही है। ठीक है, ऐसे मॉडर्न में इसको हम क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक बोलते हैं। ठीक है, इडियट वाला इडियोपैथिक कॉज। ठीक है, तो इसी तरह से और भी कुछ डिजीज होती है जिनका हमें कॉज नहीं पता होता है, जिसे मॉडर्न इडियोपैथिक कहते हैं। और आयुर्वेद में कहते हैं कि ऐसे डिजीजों का कोई पूर्व रूप नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, एदृष्ट, इनके जो पूर्व रूप होते हैं वो कैसे होते हैं, एदृष्ट पूर्व रूप होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। चलो बात को, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताया गया है राज्य स्माके में कि
राजस्मा के जो पूर्व रूप है वो देखो, राजस्मा के दो पूर्व रूप होते हैं, एक होते अदृष्ट पूर्व जो हमें दिखाई नहीं देते, एक होते जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अदृष्ट होते हैं कि अन्न में मक्षिका, मतलब अदृष्ट पूर्व इनके अंदर क्या होता है कि दोष दूसरे की समूचना नहीं होती है, कि अन्न में माछिका हो गई, घुण हो गया, केश हो गया, तृणों को देखना हो गया, रोगी के केश दिख रहे हैं, नक की अभिवृद्धि दिख रही है, स्वपन में केश दिख रही है, हड्डियां दिख रही है, ठीक है, भस्म दिख रही है, ये सब दिख रही है। तो ये राजस्मा के पूर्व रूप होते हैं जो कि अदृष्ट पूर्व रूप होते हैं। दृष्ट पूर्व रूप क्या होते हैं, मतलब जिनमें दो दूसरे की समूचना होती है, इनमें दो दूसरे की समूचना नहीं होती, जैसे कि प्रतिशय होगा और दौर्बल्य होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पूर्व रूप के दो भेद होते हैं, एक सामान्य पूर्व रूप, एक विशेष पूर्व रूप। अब सामान्य पूर्व रूप के अंदर क्या होता है, देखो सामान्य पूर्व रूप के अंदर हमें उस रोग के अंदर कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट है उसका ज्ञान नहीं होता, जबकि विशेष पूर्व रूप के अंदर हमें उस व्याधि के अंदर दोष का इन्वॉल्वमेंट का पता लग जाता है, ठीक है। जैसे सामान्य पूर्व रूप के बताया गया है कि दोष दूसरे समूचना की प्रारंभिक स्थिति में होने वाला पूर्व रूप सामान्य पूर्व रूप होते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि जब दोष और दूसरे की समूचना होती है, दोष दूसरे की समूचना की प्रारंभिक स्थिति में होने वाला पूर्व रूप ही सामान्य पूर्व रूप है, ठीक है। मतलब जब दोष दूसरे समूचना कर रहे हैं तो उस टाइम की जो स्थिति होती है, उस टाइम की स्थिति में होने वाला जो पूर्व रूप है वो हमारा सामान्य पूर्व रूप कहलाता है। सामान्य पूर्व रूप से उत्पन्न होने वाले व्याधि का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, केवल भावी व्याधि का संकेत मात्र मिलता है। देखो सामान्य पूर्व रूप से क्या मिलता है आपको कि जो होने वाली व्याधि है, भावी जो व्याधि है उसका ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे मान लो ज्वर है, अगर आपको ज्वर होने वाला है तो आपको थकावट, बॉडी में पेन, ये सब देखने को मिलेगी, लेकिन वो ज्वर वाती का, पित्ती का, कफ है, वो आपको पता नहीं लगता है, ठीक है। तो सामान्य पूर्व रूप से क्या होता है, सामान्य पूर्व रूप से केवल आपको जो भावी व्याधि का होने का ज्ञात होता है, उसमें दोषों का ज्ञात नहीं होता। और दूसरा जो सामान्य पूर्व रूप है, जब दोष दूसरे समूचना करते हैं उसकी जो प्रारंभिक स्थिति होती है, उस टाइम पे जो लक्षण आते हैं, उस टाइम पे जो आते हैं वही क्या कहलाते हैं हमारे, उस टाइम पे वो सामान्य पूर्व रूप कहलाते हैं। जैसे कि ज्वर के श्रम आदि में सामान्य पूर्व रूप मिलने पर वात आदि भेद का ज्ञान नहीं किया जा सकता, जैसे बताया भी गया है, ठीक है। अगर किसी को ज्वर है, उसमें थकावट हो रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसे ये पता लग रहा है कि ज्वर हो रहा है, पर ये पता नहीं लग रहा कौन सा ज्वर हो रहा है। फिर आचार्य चक्रपाणी ने सामान्य पूर्व को दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया है। पहला बताया गया है कि ये भावी रोग का सूचक अव्यक्त स्वरूप वाला पूर्व रूप है, ठीक है। तो क्या बताया गया, भावी रोग का सूचक होता है, मतलब भावी रोग मतलब जो होने, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी ने सामान्य पूर्व रूप को दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक कैटेगरी वो बताई है जिसमें जो पूर्व रूप है, मतलब वो रोग के होने से पहले जो लक्षण आते हैं उसको बोला गया अव्यक्त स्वरूप वाला पूर्व रूप, और दूसरा होता है कि ऐसा पूर्व रूप जो व्याधि होने के बाद वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि यह भावी रोग का सूचक अव्यक्त स्वरूप वाला पूर्व रूप है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपको रोग होने वाला है, उस रोग को होने वाला है तो उसके पहले जो पूर्व रूप आएगी, पहला तो वो हो गया सामान्य पूर्व रूप। दूसरा बताया गया है कि जब वो व्याधि की व्यक्त अवस्था आ जाएगी, मतलब जब वो व्याधि आ जाएगी तो जो पहले के जो पूर्व रूप है वो अब आपको दिखाई नहीं देंगे, तो यह व्याधि के व्यक्त अवस्था पूर्व रूप प्राप्त होने पर दिखाई नहीं देते। यह पूर्व रूप की तरह लक्षण रोग की व्यक्त अवस्था में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। यदि, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला गया है कि यदि जो पूर्व रूप का यह लक्षण रोग की व्यक्त अवस्था में दिखाई देता है तो वह असाध्य होता है। चलो मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ, कॉपी में आइए, देखो ये कोई व्याधि है, तो आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि अगर व्याधि के होने के पहले अगर आपको कोई पूर्व रूप दिख रहे हैं तो ये पहली कंडीशन है, ठीक। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बताई कि जब व्याधि आ गई है, मतलब पहले क्या था कि व्याधि के लक्षण स्पष्ट नहीं थे, उससे पहले जो लक्षण आ रहे थे वो उसको हम सामान्य पूर्व रूप 1 की कैटेगरी में रखा। सामान्य पूर्व रूप 2 की कैटेगरी क्या है कि व्याधि के जो लक्षण है वो अब आपको प्रकट हो गए हैं, तो उस केस में आपको पूर्व रूप अब दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। लक्षण आ गए तो पूर्व रूप दिखाई नहीं देंगे, लक्षण नहीं आए हैं तो पूर्व रूप दिखाई देंगे। देखो सामान्य नॉर्मल तरीका क्या है, नॉर्मल यही है कि जब तक वो व्याधि नहीं आएगी, मतलब व्याधि के लक्षण नहीं आएंगे तो पूर्व रूप दिखाई देते हैं। जैसे ही लक्षण आते हैं कि पूर्व रूप दिखाई नहीं देते, जैसे कि मान लो फीवर है, ठीक है, अभी फीवर नहीं है तो आपको पूर्व रूप दिखाई देंगे, ठीक है। और जैसे ही फीवर आ गया, अभी फीवर नहीं था, अब जैसे ही फीवर आ गया तो आपको पूर्व रूप दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और मान लो कि अगर फीवर आ गया और फिर भी अगर आपको पूर्व रूप दिखाई दे रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो ज्वर है वो कैसा ज्वर है, असाध्य ज्वर है, या फिर कोई भी रोग है, कोई भी व्याधि है, उस व्याधि के लक्षण आने के बाद भी अगर आपको पूर्व रूप दिखाई दे रहे हैं तो आपको उस केस में समझ लेना है कि वो जो ज्वर है वो कैसा है, वो असाध्य है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यही मैं समझा रहा था यहाँ पर। देखो
तो फिर इसके बाद बताया गया जैसे यदि पूर्व रूप का यह लक्षण रोग की व्यक्त अवस्था में भी दिखाई दे तो वह असाध्य होता है। इस प्रकार ज्वर के जितने भी पूर्व रूप शास्त्रों में वर्णित है यदि वह सभी तथा उग्र रूप में दिखाई देते हैं तो वह रोगी की मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यही बताया गया है कि जितने भी रोग हैं, जितनी भी व्याधि है, उन व्याधि के अगर लक्षण आने के बाद पूर्व रूप दिखाई देते हैं या फिर उग्र रूप में दिखाई देते हैं तो वो जितनी भी व्याधि है वो असाध्य हो जाएंगी और रोग जो रोगी होगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा सामान्य पूर्व रूप। अब हम बात करते हैं अपने विशिष्ट पूर्व रूप के बारे में। ठीक है, समझो विशिष्ट पूर्व रूप के बारे में। देखो, जिसमें रोग आरंभक दोष का ज्ञान होता है जैसे कि ज्वर का विशिष्ट पूर्व रूप। तो इसमें क्या बताया गया विशिष्ट पूर्व रूप में, जो रोग होता है, जो व्याधि होता है, उस व्याधि के अंदर दोष का भी ज्ञान हो जाता है। देखो, सामान्य पूर्व रूप के अंदर हमें कोई भी दोष का ज्ञान नहीं पता लग रहा, हमें पता लग रहा था कोई भावी व्याधि होने वाली है, ठीक है, उसका ज्ञान हो रहा था, लेकिन हमें जो भावी व्याधि हो रही है उसमें कौन सा दोष है उसका ज्ञान नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर उसका ज्ञान हो रहा है तो वो विशिष्ट पूर्व रूप, नाम से क्लियर है, विशिष्ट मतलब दोषों का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप। अब जैसे कोई ज्वर है, मतलब जैसे कि ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा जिरम्बा आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट पूर्व रूप है, क्योंकि अति जिरम्बा से आपको पता लग जाएगा वात का प्रकोप है, अगर नींद आए तो पित्त का प्रकोप है, और अन्न के प्रति अरुचि है तो कफ का प्रकोप है। ठीक है, ऐसे ही आचार्य सुश्रुत ने पूर्व रूप अवस्था में ज्वर की चिकित्सा का भी निर्देश किया है कि अगर वात के प्रकोप होने का ज्वर है तो घृतपान करा दो, पित्त के प्रकोप से ज्वर है तो मृदु विरेचन करा दो, और कफ के प्रकोप है तो वंतु वमन करा दो। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।